नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट की चर्चा करें तो आज अजय निषाद, कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे, मुजफ्फरपुर के सांसद जो बेटिकट हुए, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और माना जा रहा है कि वे मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसका आशय ये भी कि विजेंद्र चौधरी जो तैयारी कर रहे थे वे अब उम्मीदवार नहीं होंगे। तो अजय निषाद और इसके साथ खबर यह भी कि मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव की डील पक्की हो चुकी है, घोषणा कभी भी हो सकती है। तो दो दुश्मन अब गले मिलेंगे, अजय निषाद और मुकेश सहनी। देखिए कितनी ताकत महागठबंधन को दे पाएंगे, इंडिया ब्लॉक को दे पाएंगे, और मुकेश सहनी जब सामने आएंगे तो कितनी सीटें मिली है यह भी मालूम होगा। दूसरी ओर हम यह भी देख रहे हैं कि बिहार के ब्राह्मणों में नाराजगी है और यह नाराजगी बाबा का टिकट कटने को लेकर है, अश्विनी चौबे का। आखिर क्या कसूर कि सभी टिकट पा गए, किसी मंत्री का नहीं कटा, रमा देवी को छोड़ दे तो और किसी वरिष्ठ सीनियर सिटीजन का नहीं कटा, लेकिन अश्विनी चौबे का टिकट आपने काट दिया। उस अश्विनी चौबे का जिनकी पहचान पूरे बिहार में या यूं कहें कि कई प्रदेशों में ब्राह्मण नेता के रूप में रही है, और इज्जत प्रतिष्ठा कितनी यह तो सभी जानते हैं कि जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, वे पैर छूते हैं अश्विनी चौबे का। निर्मला सीतारमन तो जब मिली तो उन्होंने ऐसे उनके पांव छुए कि पूछिए मत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, वे भी पैर छूते हैं और पैर छूते दिखाई पड़े, उनकी पत्नी भी। तो ये बात भी, और एक बात और, लालू यादव के नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। कटिहार की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, लेकिन अशफाक करीम, जिन्हें लालू ने वचन दिया था कि लड़ाएंगे, अब लड़ा नहीं पा रहे हैं, वे निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं। और उधर बीमा भारती परेशान है कि पप्पू यादव मैदान में रहेंगे तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगी, मेरा क्या होगा, मैं तो विधायक भी नहीं रह जाऊंगी और शायद ही संसद बन पाऊं। तो ये इन सारी बातों पर शुरुआत करें अजय निषाद से, फिर अश्विनी चौबे, और फिर आगे बातें तो होगी। देखिए ये बहुत रेयर होता है। एक बड़ी हैरान करने वाली बात है ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी के लोग पार्टी नहीं छोड़ते हैं। जी। बीजेपी टिकट काट देती है, लोग पार्टी नहीं छोड़ते हैं। ये एक बहुत एक नॉर्म है, क्योंकि ये एस्टैब्लिश हो गया है कि जो बीजेपी छोड़ता है उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आमतौर पर असफल ही हो जाते हैं लोग, क्योंकि बीजेपी के पीछे जो आरएसएस की ताकत है वो किसी भी नेता की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो जी। जैसे ही वो ताकत हटती है, नेता कमजोर हो जाते हैं। हम लोग कितने ही नेताओं की मिसाल दे सकते हैं जिन्होंने, बड़े नेता थे, पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, हार करके वापस बीजेपी में लौटे। बीजेपी से बाहर गुजारा नहीं होता है। कांग्रेस जी। के बाहर गुजारा हो जाता है, बीजेपी के बाहर गुजारा नहीं होता है। लेकिन ये इस बार देखने को मिल रहा है, कई राज्यों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता रिजाइन कर रहे हैं, टिकट काटी जा रही है, उसके बाद वो नाराज हो रहे हैं, पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी। ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जबकि इस समय ये माना जा रहा है कि बीजेपी सबसे अपने अपने शक्ति के, अपने पावर के शिखर पर है। तब ये स्थिति हो रही है। हम लोगों ने राजस्थान में देखा किस तरह से चूरू के सांसद राहुल कसवां की टिकट कटी और वो कांग्रेस पार्टी में चले गए, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। जी। उसी तरह बिहार में ये अजय निषाद जो 2 बार से एमपी जीत रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार भी माना ही जा रहा था कि उनकी टिकट कटने के कोई चांसेस नहीं थे, कि उनकी टिकट कट बिल्कुल। जाएगी, ऐसा कोई समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो समीकरण में फिट बैठते थे। एक इक्वेशन सधता था उससे बीजेपी का। या जयनारायण निषाद के बेटे हैं कैप्टन जयनारायण निषाद के, जिनके बारे में हमने पहले भी आपके साथ बातचीत में कहा था कि सबसे पहली बार हम लोगों ने देखा था कि मल्लाह आइडेंटिटी के साथ किसी ने पॉलिटिक्स की थी। उस समय जब अभी पूरी तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स ही जड़ नहीं जमा पाई थी। 1990 में ओबीसी पॉलिटिक्स करके नहीं जीते थे लालू यादव। जनता दल की जो जीत हुई थी, वो जीत बोफोर्स को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ जो बीपी सिंह का कैंपेन था, उससे जीते थे 1990 में। लेकिन 1991 में अलग होकर के जयनारायण निषाद ने मल्लाह की पॉलिटिक्स शुरू की थी। तो ये उस प्रतिनिधि चेहरा थे उस पॉलिटिक्स के, मल्लाह निषाद नहीं, पॉलिटिक्स का। जयनारायण प्रसाद ने तो अजीत जी जॉर्ज फर्नांडिस को हराया,
और 2013 याद कीजिए जब नीतीश कुमार अलग हुए नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर, तो जयनारायण निषाद सांसद थे। उन्होंने दिल्ली में यज्ञ कराया था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और बिल्कुल, ये आज भी उनके बात बेटे का, हाँ जी, और आज उनके बेटे का टिकट उनके हाथों कट गया, जिन्हें अजय निषाद ने 4 लाख मतों के अंतर से चुनाव हराया। वही कह रहे हैं कि एक बड़ी बात है ये, बहुत हैरान करने वाली बात है। एक दोनों तरफ से हैरानी की बात है कि बीजेपी ने क्यों टिकट काट दिया जबकि वो जी। इक्वेशन में फिट हैं। और हुँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि जो लोग 2014 से पहले उनका उनके समर्थक थे, हुँ, उनका ख्याल रखा जाता है जैसे गिरिराज सिंह का रखा गया। तो जो लोग 2014 के पहले उनके साथ थे, उनके नाम का जयकारा करते थे, उनका बहुत खास ख्याल रखा जाता था। जी। और जनरल निषाद का भी ख्याल रखा ही गया था। और हुँ, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, जिस पहचान की राजनीति, जो जाति की राजनीति का मामला है, उसमें वो मल्लाह की राजनीति करने वाले पहले नेता हैं, जो जी। स्वतंत्र रूप से, जिन्होंने ओबीसी से अलग हटके वो पॉलिटिक्स की थी। और हुँ, उसका नतीजा ये था कि उनके बेटे के बीजेपी में होने से, देखिए उनके बाद पॉलिटिक्स शुरू की थी मुकेश सहनी ने मल्लाहों की, हुँ, लेकिन उनसे ज्यादा असरदार जयनारायण निषाद का परिवार होता था। और बीजेपी के साथ होने से मुजफ्फरपुर, वैशाली और मोतिहारी, ये 3 जी। जगह एक असर डालते थे वो, इसलिए ये लग नहीं रहा था कि उनकी टिकट कटेगी। हुँ, लेकिन बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी। पता नहीं किस सोच में काटी, कैसे काटी, क्या मुकेश सहनी को लेकर के क्या कैलकुलेशंस थे बीजेपी के, जिसकी वजह से काटी। और मुकेश सहनी के ही पार्टी के एक व्यक्ति को टिकट पर वहां से मुजफ्फरपुर से टिकट दे दिया। तो अब ये वो समीकरण तो हैरान करने वाला था, लेकिन ये जी। लग रहा था कि अजय निषाद चुपचाप इस बात को, इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेंगे, हुँ, लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया है। और वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस के साथ मिल करके अहंकार तोड़ेंगे बीजेपी का। तो ये जी, मेरे अपने साथ आप में छल बड़ी किया बात। गया। मेरे साथ छल बिल्कुल, किया गया। हाँ, मेरे साथ छल किया गया, ये कहते हुए जी। उन्होंने बीजेपी की आलोचना की है और ताल ठोक हुँ, करके वो मैदान में आने को तैयार है। तो अब हुँ, ये समीकरण बदलेगा और 3 सीटों पर कम से कम, जिनका हमने पहले ज़िक्र किया, उधर समीकरण बदलेगा, मुज़फ्फरपुर का भी समीकरण बदलेगा। और ये देखना और दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, मुकेश सहनी भी मल्लाह राजनीति करते हैं और पिछली बार इसी सीट से चुनाव लड़े थे। जी। उनकी पार्टी के खाते में ये सीट थी, मुज़फ्फरपुर भी थी, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाए। बीजेपी का हुँ, वोट प्लस हुआ उनके साथ, अजय निषाद के साथ। तो अजय निषाद निश्चित रूप से एक चुनौती बनेंगे मुज़फ्फरपुर में। और जी। जो कास्ट की पॉलिटिक्स है, जो कास्ट का इक्वेशन है, ये हुँ, उन्होंने अब ये अगर सोचे हम लोग कि वो क्यों नहीं चुपचाप बैठ गए, बागी क्यों हो गए? तो जी। ये एक बात समझ में आती है कि जो अभी जो सबसे ज़्यादा एस्पायरेशनल पॉलिटिक्स उफान पर है जिस जाति में, वो कुशवाहा के बाद वो दूसरी जाति मल्लाह है। बिल्कुल। 2 जातियों पहले, जो यादव हो और कुर्मी, इनका तो सध चुका, पिछले 33-34 साल से इनके मुख्यमंत्री हो रहे हैं। लेकिन कुशवाहा को अब मुख्यमंत्री बनना है और मल्लाह को उसके पीछे लाइन में लगना है कि उसके बाद हमारी बारी आएगी जी। या पहले भी आ जाए। मतलब एस्पायरेशनल हुँ, पॉलिटिक्स जो है कास्ट की, उसमें वो लोग एक बड़े प्लेयर के तौर पर वो कास्ट उभर रहा है वहां बिहार की राजनीति में। तो उसमें अजय निषाद को लगा होगा कि अभी छोड़ करके घर बैठना नुकसानदेह हो जाएगा। हुँ, अभी ताकत दिखानी चाहिए है, चाहे जैसे हो। बीजेपी को भी बताना होगा और दूसरी पार्टियों को भी बताना होगा कि जो उनके फादर ने जो पॉलिटिक्स शुरू की, जो विरासत उनको सौंपी है, उसको छोड़ करके वो चुप नहीं बैठने वाले। तो ये एक बिल्कुल। अपना इंडिविजुअल के, उनके निजी अस्तित्व का भी मामला है कि वो छोड़ के बैठ जाए। तो सबको पता है कि कोई जगह खाली नहीं रहती है, आप जगह छोड़ेंगे तो भर जाती है, कोई ना कोई आ जाता है। क्या पता अभी इस बार अगर वो नहीं आते तो बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता, फिर आगे 10-15 साल के लिए उसकी नेतागिरी चलती। फिर जी। तो इनको कौन, अजय निषाद को या कैप्टन जयनारायण निषाद की जो विरासत है, उस विरासत को तो बचाना होता है, लड़ना नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए अजय निषाद, संभवतः इसलिए उन्होंने बगावत का रास्ता चुना, जो बीजेपी से अलग हट के, बीजेपी के की पारंपरिक राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि कोई नेता पार्टी हुँ, छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाए, चुनाव लड़े, बीजेपी के नेतृत्व की आलोचना करे। लेकिन अजय निषाद कर रहे हैं। उनके अपने कैलकुलेशंस होंगे, वो बारीकी से जानते होंगे अपने कास्ट के इक्वेशंस को, वोट को, जी। मुजफ्फरपुर की राजनीति को। चूंकि 1991 से उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद चुनाव लड़ते रहे, मोतिहारी से शुरू किया था उन्होंने, तो इसका मतलब कि 33 साल से वो भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं बहुत बारीकी से। तो उनके अपने हिसाब किताब होंगे। उनको लग रहा होगा कि आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के अलायंस में कुछ अच्छी संभावना उनके लिए बन सकती और है। मुकेश सहनी अब भी आ रहे हैं। मुकेश मुकेश सहनी सहनी भी भी अब आ रहे हैं। मुकेश सहनी जी। भी उसी में आ रहे हैं। और हुँ, मुकेश सहनी को हो सकता है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनसे बदला भी लेना हो, उस बहाने वो भी हुँ, बदला निकालें, वो अपनी पूरी ताकत लगाएं अजय निषाद के पीछे।
तो ये जी, मुजफ्फरपुर की भी लड़ाई देखिए, अभी हम लोगों ने जब चर्चा शुरू की थी बिहार की पॉलिटिक्स की, तो नहीं लग रहा था कि इतना उलझेगा मामला जा करके और सीट दर सीट इस तरह से पेंच फँसते जाएँगे। देखिए हर बिल्कुल। सीट पर पेंच फँसता जा रहा है, तो उसमें हुँ, मुजफ्फरपुर एक बड़ी सीट हो गई जहाँ पेंच फँस गया। और अगर अजय निषाद चुनाव लड़ते हैं बढ़िया से और उनके पीछे ताकत लगाते हैं अपने मुकेश साहनी, आरजेडी भी अपना ताकत लगाती है अपनी, तो कोई हैरानी नहीं होगी कि वहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए, बीजेपी की लड़ाई वहाँ टफ हो जाए मुजफ्फरपुर में। तमाम गढ़ होने के बावजूद, क्योंकि जितना आसान पहले लग रहा था, अब उतना आसान नहीं रह गया वहाँ का चुनाव। और ये अब एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि बीजेपी छोड़ करके बागी होने का। तो ये जी, तो खरबूजे देखिए को आपने देखिए मैं बता रहा हूँ अजीत जी, मैं बता रहा हूँ, अभी अजय निषाद आए हैं, शायद कल छेदी पासवान भी आ जाए। तो चलिए छेदी पासवान की चर्चा कल करेंगे। लेकिन देखिए लेकिन बिहार खरबूजे जी, जी, आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जी, एक ने बगावत की है, अब दूसरे को भी लगेगा कि हम भी चलते हैं, तीसरे को जब तक नहीं बिल्ली के गले में घंटी बाँध दी किसी ने, अब उसके हुँ, आगे सब कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं ऐसा। जी, तो ठीक है, देखिए अजय निषाद ने तो कर दिया, लेकिन देखिए अश्विनी चौबे ने किया नहीं। लेकिन अश्विनी चौबे के टिकट काटे जाने से जो बिहार के ब्राह्मण हैं, देखिए टिकट काटकर एक ब्राह्मण को ही टिकट दिया गया है मिथिलेश तिवारी को, यंग है। लेकिन अश्विनी चौबे की महत्ता, अश्विनी चौबे की पहचान कुछ अलग रही। और बात ये हो रही है कि जब आपने गिरिराज सिंह को टिकट दे दिया इस उम्र में, राधा मोहन सिंह को टिकट दे दिया, आर के सिंह को टिकट दे दिया, रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया, और अश्विनी चौबे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किसी से कहा भी कि भाई देखो ना, मेरे तो घुटने का ऑपरेशन भी नहीं हुआ था, मुझे कोई दिल का दौरा भी नहीं पड़ा था, और मुझे मेरे मेरी आंखों में भी कोई खराबी नहीं आई थी, तो मेरा क्या कसूर था? तो ये बातें जो है बिहार के ब्राह्मण पूछ रहे हैं कि आखिर चौबे बाबा का टिकट क्यों कट गया, और चौबे बाबा की राजनीति में क्या महत्व है, ब्राह्मण राजनीति में, इसे भी समझना चाहते हैं जी। देखिए, हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी अश्विनी चौबे की, जी, और हम लोगों की हम्म, चर्चा का लब्बो-लुआब यही था कि उन्होंने लॉबिंग नहीं की है। हम्म, तो ये कोई गुनाह नहीं होना चाहिए किसी नेता का कि किसी नेता ने लॉबिंग नहीं की दिल्ली में। बड़े लोगों के जी, पास दरवाजे पर नहीं गए, वो उनके यहाँ रोज़ अपनी शक्ल नहीं दिखाते रहे जा कर के, हम्म, किसी के लिए कुछ ऐसी बातें नहीं करते रहे जिससे कंट्रोवर्सी कोई खड़ी हो और लोग वो लाइमलाइट में बने रहें। ये हम्म, ये आज की तारीख में राजनीति में एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। ऐसा लग रहा है उनको देख कर के, अगर उन्होंने किया होता, अपना गॉडफ़ादर दिल्ली में किसी को बनाया होता, किसी के दरवाजे पर जा रहे होते, तो हो सकता था कि उनको उनको उनके साथ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन जी, एक तो क्या है कि ब्राह्मण की अपनी अस्मिता है उनकी, और दूसरे वो एक ऐसा उनका उनकी छवि है, ऐसा प्रकट होता है उनके सामने होने से कि वो हम्म, पूजा पाठ करने वाले और जो ब्राह्मण साधु संत, वैल्यूज है यकीन करने वाले नेता है। जी, नेता है, लेकिन उसके साथ उनकी एक पहचान दूसरी भी है, जो धार्मिक आध्यात्मिक एक पहचान है उनकी। और उनके साथ हम्म, जो केदारनाथ मंदिर के का जो घटनाक्रम है, वो सारे लोगों ने देखा किस तरह से वो बच के आए उतनी बड़ी आपदा में, उनको तो सीधे बिल्कुल, महादेव ने बचाया था वहां से। तो हम्म, वो उनकी उस तरह की एक छवि है। जमीन पर काम करना है, अपने क्षेत्र में लोगों से जुड़े रहना है, तो ये तो ताकत होनी चाहिए, ये तो नेता की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हम्म, उनके साथ ये जो स्ट्रेंथ थी उनकी कि वो जमीन पर काम करते थे, अपने लोगों के बीच रहते थे, क्षेत्र में पॉपुलर थे, वो उस वो उनकी कमजोरी हो गई। और दिल्ली जी, में जो उन्होंने लॉबिंग नहीं की, उसकी वजह से उनको उनको नुकसान हो गया। तो ये पार्टी आलाकमान को सोचना चाहिए था। देखिए, हमको बड़ी हैरानी हुई है इस बात को लेकर के कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों बड़ा कैलकुलेशन तो बहुत करते हैं वो लोग, एक-एक चीज़ जी, का फीडबैक उनके पास होता है, और वो किसी आदमी को, ऐसे आदमी को नहीं छेड़ना चाहते हैं जिसकी जिसकी आइडेंटिटी एक बन गई। तो हम्म, अश्विनी चौबे की एक आइडेंटिटी बन गई है। देखिए, उनको तमाम चर्चा थी पिछली बार जब मंत्रिमंडल का में फेरबदल हो रहा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये था कि उनका मंत्रिमंडल से उनका नाम कट जाएगा। लेकिन जी, वो नहीं कटा, वो मंत्री रह गए, रविशंकर प्रसाद मंत्री पद से हटा दिए गए। हम्म, तो लेकिन अश्विनी चौबे मंत्री रह गए। तो उसकी वजह से भी ये लग रहा था कि उनका महत्व पता है, राजनीतिक महत्व भी, चुनावी महत्व भी, और एक जो धारणा के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर, मैसेजिंग के स्तर पर जो एक उनकी उनका महत्व है, वो समझ रहे थे बीजेपी के लीडरशिप में, इस जी, बात की समझ थी। तभी जब उनको टिकट नहीं हुई और जब सबकी टिकट होने लगी, जब लगा कि सब आदमी को हो रहा है, तब तो अश्विनी चौबे के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा तो ठीक ये कहा जा रहा कि था अजीत जी, कहा ये जा रहा था कि बिहार में बीजेपी के 17 सांसदों में से 16 का टिकट कर सकता है, अश्विनी चौबे का टिकट नहीं कर सकता, क्योंकि अश्विनी चौबे की पहचान भागलपुर में भी देखिए, पूरा जो बिहार का फलक है। और यदि ऐसे भी देखते हैं, हम कई प्रदेशों में देखते हैं, कलराज मिश्र के बाद, केसरीनाथ त्रिपाठी के बाद
ब्राह्मण चेहरा कौन दिखाई बड़ा पड़ रहा है बीजेपी के भीतर। और जो ब्राह्मण है वो तो बीजेपी के प्रति समर्पित रहे। तो अश्विनी चौबे जैसा आपने कहा कि वे पूजा पाठ वाले साधु संत किस्म के आदमी दिखाई पड़ते, और जिसे केदारनाथ हादसे में महादेव ने बचा लिया, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। तो ये वही देखिए, आपने भागलपुर कहा, हमको तो इस बात का पूरा आइडिया कि वो पूरा बेल्ट जो है, जो गोड्डा तक, झारखंड में गोड्डा तक देखिए अश्विनी चौबे का असर होता है, गोड्डा हो, जी। भागलपुर हो, अक्सर हो, उस पूरे इलाके में उनका असर है। और हम एकदम उत्तर में है, वहां से चंपारण में भी लोग अश्विनी चौबे को जानते हैं ब्राह्मण चेहरे के तौर गोपाल जी ठाकुर को कौन जानता है? गोपाल जी ठाकुर को कौन पर। नहीं जानता है? जानता है कोई, कोई आदमी। पिछली बार वो एमपी होने के पहले बीजेपी में इस नाम के कोई नेता है, उनके उनके उस इलाके, उनके गांव घर के बाहर कोई नहीं जानता था। हम्म। तो ये जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी ने पहचान दी, और एक सब आदमी को लग रहा था कि जिस तरह से जो लालमुनि चौबे की पहचान जैसे बनी थी, अब उसकी जगह अश्विनी चौबे की पहचान हो गई। और आपने ठीक कहा कि ये उत्तर प्रदेश में भी महेंद्र नाथ पांडे का कितना चेहरा बनाने की कोशिश की बीजेपी जी। ने, चेहरा नहीं हम्म। बना। कलराज मिश्र और केसरीनाथ त्रिपाठी के बाद कोई चेहरा नहीं बना। अब ले दे हम्म। करके सुधांशु त्रिवेदी आए हैं, तो सुधांशु त्रिवेदी की एक अखिल भारतीय पहचान बनी है, चूंकि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और विद्वान आदमी है। जी। लेकिन अश्विनी चौबे की पहचान पूरे पैन बिहार है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश के भी हम्म। कुछ हिस्सों में है, पूरे जो पूर्वांचल का इलाका है। और उनको लेकर के किसी तरह की कोई शिकायत भी नहीं। मतलब वो हाँ। एक तरह के एसेट थे बीजेपी में। ऐसा नहीं था कि वो मंत्री रहते हुए कोई लॉबिंग कर रहे थे, कोई करप्शन का उनके ऊपर चार्जेस लगा, वो लोगों से मिलते जुलते थे। इस तरह का कोई व्यापारिक संबंध किसी से उनका हो, इस तरह की कोई बात नहीं आई, कहीं भी नहीं सुनने को मिली। दिल्ली में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई, बदतमीजी की, किसी तरह से खराब बोलने की, जुबान की कोई शिकायत उनकी नहीं थी। तो इसीलिए ये इसका असर है ब्राह्मण के मन में। ब्राह्मण जो समर्पित है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, जी। जो किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसका मुख्यमंत्री नहीं है, वर्षों से हम्म। नहीं है, बीजेपी ने कभी उसका मुख्यमंत्री नहीं बनाया हुआ। जबकि एक जमाने में ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस के राज में ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री वहां से होते थे, बीजेपी ने नहीं बनाया। इसके बावजूद अयोध्या के आंदोलन का सारा झंडा लेकर के चलने की बात हो, या उसका माहौल बनाने की बात हो देश में, वहां ब्राह्मणों ने बनाया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जी। बिहार। आज भी मंदिर का बिल्कुल। मैसेज कौन पहुंचा रहा है? हम्म। मंदिर का मैसेज अगर आम आदमी तक पहुंच रहा है और भगवान राम के गाने गाए जा रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज ही कर रहा है। और नहीं, उसके देखिए ना, प्रतिनिधि और कहा तौर ये पर जाता था, अजीत जी, कहा ये जाता था कि जेपी नड्डा, जो पटना में ही पढ़े लिखे, वे इतनी इज्जत जब मिले अश्विनी चौबे से पैर छूटे थे। और नई जानकारी आ रही कि जिस फीडबैक के आधार पर, जिन लोगों से बातचीत के आधार पर टिकट काटा गया, वे कह रहे हैं मैंने तो कुछ और कहा था और फीडबैक कुछ और चला गया। तो कुछ खेला हो गया क्या? यही अब लॉबिंग नहीं करने पर ये होता है। आजकल लॉबिंग जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बीजेपी इतनी हम्म। बड़ी पार्टी हो गई है कि हम्म। अब वो पहले होता था कि आपको संघ के लोग भी जानते हैं, आपको बीजेपी के लोग जानते हैं, तो सीधा फैसला होगा। जी। लेकिन अब वो नहीं है। अब 10 तरह की एजेंसी सक्रिय होती हैं, 10 तरह के लोग सर्वे करते हैं, 10 तरह के फीडबैक्स जाते हैं, तो हम्म। उसके आधार पर फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं किसी ने खेला कर दिया। लेकिन ये बीजेपी के लिए नुकसान की बात होगी। मिथिलेश तिवारी अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, लेकिन एक तो उनका क्षेत्र भी बाहर है, दूसरी जगह से हैं। जी। इसको लेकर के वहाँ चर्चा है कि बाहर के लोगों को ये कहा जाता है कि बाहर के लोग, बाहर का नेता ले आकर के लड़ाया जा रहा है। हम्म। और अभी उनके साथ उम्र है, वो विधायक रहे हैं, अभी उनको अपने इलाके में भी वो राजनीति कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि अश्विनी चौबे का रिप्लेसमेंट उनको नहीं बनाया जा सकता। अश्विनी जी। चौबे ने उम्र लगा दी है इसमें। अच्छा, हम्म। उम्र की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि वो वो 75 चुनाव साल हारे के नहीं हो है। गए। जो जो रिकॉर्ड रहा है, कोई चुनाव, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, कभी हारे नहीं अश्विनी चौबे। नहीं, चुनाव हारे नहीं है। और हाँ। उम्र भी उनकी राधा मोहन सिंह से कम उम्र है उनकी। और उम्र भी मतलब 75 साल का ही क्राइटेरिया माने तो वो भी नहीं जी। है। अभी तो वो 71 साल के हुए। तो हम्म। ये उम्र भी उनके साथ है, उम्र का क्राइटेरिया भी उनके साथ है, फिटनेस भी उनकी ज्यादा लोगों से बेहतर है, उनका बहुत संयमित जीवन है, खान पान से लेकर हर तरह का बहुत संयम का बरतते हैं वो। और तो भागलपुर में जब फिटनेस भी दंगा है। हुआ था, लेकिन मुझे तो याद है भागलपुर में दंगा हुआ था, तो हिंदुओं का जो ध्वज पताका था, उसे लेकर तो अश्विनी चौबे ही आगे चल रहे थे। तभी से पहचान है, तभी से भागल जी। उसी समय से पहचान है। पिछले 30 साल की ही पहचान है। 30 साल 34 साल की उनकी जो पहचान है जी। राजनीतिक, जो हम्म। उनका परिश्रम है, जो उन्होंने किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी से कोई गलती हुई है, कहीं फीडबैक लेने में गलती हुई है, और अभी गलती सुधारने का मौका भी है। बीजेपी इस पर विचार कर सकती है कि जब किसी की टिकट नहीं काटी, और चाहे गिरिराज सिंह का व्यक्तित्व बनाना हो या राधा मोहन सिंह का, तो बीजेपी ने बनाया ना। तो जब बिल्कुल। बना के जिसको स्टैब्लिश किया है, उसकी टिकट आप क्यों काटेंगे? सोनी चौबे की एक पहचान बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर बनी हुई है, और वो हम्म। चुनाव जीत सकते हैं। तो उनको उनके ऊपर दाव लगाना चाहिए, कोई जोखिम लेने के बजाय। जबकि बीजेपी आज बिल्कुल जोखिम नहीं ले रही है, कहीं भी जोखिम नहीं ले रही है। तो इसका मतलब कहीं कोई फीडबैक में गड़बड़ी हुई, किसी ने कुछ मिसलीड किया ऊपर, किसी नेता को कोई गलत सर्वे की रिपोर्ट पहुंच गई,
जिसकी वजह से तो अभी भी करेक्शन करने की संभावना है, अभी भी करेक्शन किया जा सकता है। वो ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनको उनकी बलि चढ़ा दी जाए, उनकी राजनीति खत्म चलिए कर ठीक दी है, जाए। अभी उनकी इस बलि चढ़ा दी जाए। देखिए बलि तो चढ़ा दी गई, अब क्या होगा पता नहीं। देखिए मिथिलेश तिवारी जो आए हैं लड़ने, पहले तो उनकी चर्चा थी वाल्मीकि नगर की, लेकिन वाल्मीकि नगर सीट चली गई जेडीयू के खाते में। और मिथिलेश तिवारी भी संघर्षशील नेता है और अश्विनी चौबे की पाठशाला में भी रहे हैं लंबे अरसे तक। तो देखना होगा बक्सर में क्या होता है। देखिए अब हम बात कर रहे थे लालू यादव की। लालू यादव के नियंत्रण में क्या बचा है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए नवादा में राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने ताल ठोक रखा है आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के खिलाफ। पूर्णिया का खेला कैसा हुआ यह हमने और आपने देखा। लालू यादव जिद पर अड़ गए, तेजस्वी यादव जिद पर अड़ गए, पप्पू यादव मुझे मंजूर नहीं। लेकिन अब बीमा भारती भी परेशानी में फंसी है, क्योंकि बीमा भारती को भरोसा यह दिलाया गया था कि तुम लड़ोगी, पप्पू यादव नहीं लड़ेंगे। और पप्पू यादव ने लड़ने की ठान रखी है। कांग्रेस का सिंबल मिले न मिले, लेकिन कहा यह जाता है कि कांग्रेस का भी बृहस्थ है कि नहीं आप लड़िए, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो डगरा का बैगन कौन है, पप्पू यादव बनेंगे कि बीमा भारती बनेगी, यह पता ही नहीं चल रहा है। और बीमा भारती जेडीयू की विधायक, अभी जेडीयू ने सदस्यता खत्म करने के लिए, जबकि वह आरजेडी का सिंबल प्राप्त कर चुकी है, आवेदन भी नहीं दिया है। तो देखिए पूर्णिया का खेला हमने देखा। अब कटिहार की सीट कितनी जद्दोजहद के बाद लालू यादव ने कांग्रेस को दी। तारिक अनवर का नामांकन भी हो गया, लेकिन अशफाक करी आरजेडी के नेता, राज्यसभा के सदस्य रहे, जिन्हें लालू यादव ने वचन दिया था, वे कह रहे हैं कि नहीं मैं तो चुनाव लड़ूंगा, तो वे भी बागी बन गए हैं। तो लालू यादव के नियंत्रण में कोई है क्या, बचा है क्या? और यदि नहीं बचा है तो फिर सीधे तौर पर नुकसान तो इंडिया ब्लॉक को ही होना है। हर जगह बागी दिखाई पड़ेगा और फिर इसका जो फलाफल निकलेगा हम और आप समझते ही समझते हैं। देखिए, ये पहले हम लोग कई बार इस बात पर चर्चा की है कि लालू यादव ने जो पॉलिटिक्स की है वो बहुत कंफ्यूजिंग पॉलिटिक्स की है, बहुत उलझाने वाली राजनीति की है उन्होंने। जी। और उनके जैसा समझदार और सीजन पॉलिटिशियन जो है इस तरह से बिना कांग्रेस के साथ साथ बैठ करके बातचीत किए बगैर एक तरफा तरीके से कैसे कैंडिडेट तय किया उन्होंने, किस तरह से एक तरफा तरीके से लोगों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया उन्होंने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। बिना जी। कांग्रेस के साथ कोई सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं हुई, कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई साझा घोषणा नहीं हुई और लालू यादव ने लोगों को सिंबल दिए। तो एक जी। दो चीजें हैं, या तो लालू यादव के कंट्रोल में चीजें नहीं है, उनके ऊपर किसी का दबाव है और उस दबाव में वो किसी न किसी को टिकट दे रहे हैं, जिसको जो डिजर्व करता है उसको नहीं दे रहे हैं, फिर वो नाराज हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। या जी। जानबूझ करके लालू यादव पॉलिटिक्स डिरेल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। ये हम्म। दोनों चीजें, दोनों बातें संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वो थोड़ा ऐसा है कि वो नहीं समझ रहे हैं पप्पू यादव का क्या महत्व है सीमांचल में, पूरे सिर्फ पूर्णिया की बात नहीं है, पूरे जी। सीमांचल में क्या महत्व है, लेकिन उन्होंने उनकी सीट उलझा दी। हम्म। अपने कोई अपना निजी एजेंडा है इसके पीछे। इसके पीछे उनको ये बीमा भारती वाला दाव सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोई दूसरी चीज नहीं थी जिसके आधार पर आप पप्पू यादव का विरोध करें। बिल्कुल। पप्पू यादव का विरोध करना या पप्पू यादव को रोकने के लिए यही तरीका था कि भाई हम जेडीयू से विधायक ले आए। जी। अब ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है बिहार में ज्ञानेश्वर जी की, जेडीयू के आरजेडी के विधायक जाकर के बैठ रहे हैं बीजेपी जेडीयू के साथ, तो हम्म। आरजेडी भी उनकी सदस्यता नहीं खत्म कर रही है। जी। जेडीयू की विधायक है, वो उन्होंने आरजेडी का सिंबल ले लिया, तो जेडीयू भी उनकी सदस्यता नहीं खत्म कर रही है। अब देखिए हम्म। कितने प्रीसियस हो गए हैं विधायक, कितने कीमती हो गए हैं बिहार में, इस स्पष्ट रूप से दल बदल के बावजूद पार्टियां उनकी सदस्यता नहीं समाप्त कर रही। तो जी। ये भी एक चीज है, समझने की बात है। अभी देखिए यहाँ हिमाचल प्रदेश में 6 लोगों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की और 6 के 6 अयोग्य घोषित हो गए, उनकी सीट पर बाई इलेक्शन भी हो बिल्कुल। रहा है। लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है, जबकि 3 लोगों ने जाकर वोट किया बहुविश्वास मत पर सरकार के आरजेडी के विधायकों साथ। ने, जी। साथ साथ में जाकर के वोट किया, लेकिन तब भी कोई बिल्कुल। कार्रवाई नहीं हो रही है। हम्म। तो ये एक अलग दिलचस्प सीन है बिहार की राजनीति का। तो बीमा भारती को ले आया गया इसी के लिए कि उनका दबाव होगा कि हम एक विधायक को छुड़ा करके ले आए हैं, तो अब कैसे उनको टिकट नहीं दें। जी। लेकिन अब ये उनको भी पता है कि इसका फलाफल जो आप कह रहे हैं कि वो क्या होगा, लालू यादव भी जान रहे हैं और कांग्रेस भी जान रही है। हम फिर कह रहे हैं कि लालू यादव के लिए ये लड़ाई कोई मायने नहीं रखती है, वो मान के चल रहे हैं कि ये लड़ाई उनकी नहीं है। हार भी गए तो कोई फर्क नहीं है, जीरो पर है तो एक आध मिल जाए बहुत है, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए बहुत है। जी। लड़ाई कांग्रेस की, कांग्रेस का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। 2 चुनाव से कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत पा रही है कि लोकसभा में उसको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मिले, उसका जो नेता हो लोकसभा में उसको नेता प्रतिपक्ष माना जाए, इतनी सीट भी नहीं आ रही।
44 और 52 सीट आई, 54 सीट चाहिए कम से कम, 54-55 सीट चाहिए है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। तो बिल्कुल। कांग्रेस तो अपने की लड़ाई लड़ रही है। इस बार उसको लग रहा है हुँ, कि एक-एक सीट की लड़ाई है, हर सीट पर उसकी लड़ाई है, कहीं से उसको एडवांटेज मिले। तो ये तो सीमांचल में एडवांटेज की सीट थी, तो कांग्रेस भी नहीं छोड़ना चाहती है। आपने कहा, ठीक कहा कि कांग्रेस का जी, कमरबस्त है, कांग्रेस एकदम चाहती है कि पप्पू यादव चुनाव लड़े। और हमने बिल्कुल। उस दिन भी कहा था कि पप्पू यादव को अभी हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए, और ये ठीक बात है। 4-5 दिन हो गए हम लोग को ये बात कहे हुए, उन्होंने हड़बड़ी नहीं की। आज कांग्रेस उनके हुँ, साथ खड़ी है, कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है। कांग्रेस उनके साथ रहेगी, कांग्रेस उनको नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि पप्पू यादव सीमांचल में उसको पूर्णिया की सीट भी दिला सकते हैं, कटिहार की सीट दिलाने में भी मदद करेंगे। अभी जैसा आपने कटिहार कहा, अब अशफाक करीम लालू यादव के कंट्रोल में नहीं है, या लालू यादव के कहने से वो चुनाव नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं? जी, अगर ये ऐसा बात होता समझने है, की है। जी, अब अगर वो नॉमिनेशन भरते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो इसका हुँ, सीधा मतलब है कि लालू यादव वो 2 सीटें जो कांग्रेस जीत सकती है, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। पूर्णिया और हुँ, कटिहार दोनों जगह कांग्रेस को डील करने में लगे हुए हैं। अगर अशफाक करीम का नॉमिनेशन होता है, देखिए लालू यादव ने उनको राज्यसभा में भेजा था, और वो जी, लालू यादव उनको यकीन दिला सकते हैं कि हम अगली बार भी आपको राज्यसभा भेज देंगे, और बिल्कुल। कहीं से उनको नहीं मिल सकती है राज्यसभा। तो वो आ जाएंगे कंट्रोल में, अगर लालू यादव कहेंगे तो वो मान जाएंगे। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, इसका मतलब है कि लालू यादव किसी तरह से कोई अपना महत्व दिखाना चाह रहे थे कांग्रेस को। अगर वो जी, नॉमिनेशन करते हैं, इसका मतलब है कि उसके उनके पीछे लालू यादव खड़े हैं। तब वो फिर इसका भी बदला निकालना चाहेंगे कि अगर पूर्णिया में उनके कहे हिसाब से कांग्रेस टिकट नहीं देती है, बीमा भारती को नहीं एक्सेप्ट करती है, तो वो एक खेला कटिहार में करेंगे। तो हुँ, ये आपस की लड़ाई हो रही है, तो कमाल ही है। मतलब जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं जो लोग, अच्छा इसी तरह की लड़ाई लालू यादव ने झारखंड में शुरू कर दी। अब कह रहे हैं कि जी, हमने विधानसभा में कॉम्प्रोमाइज किया था, तो हमको लोकसभा की 2 सीट चाहिए, हमको चतरा और हुँ, पलामू दोनों सीटें चाहिए। भाई बिल्कुल। क्या कॉम्प्रोमाइज किया था? उनके 5 लोग या 6 लोग विधानसभा में चुनाव लड़े थे, हुँ, सिर्फ एक एक जीता। जीते थे। इसमें एक जीता तो कांग्रेस जेएमएम की गलती नहीं है ना, जीते तो एक हुँ, सत्यनारायण भोक्ता, वो भी सत्यानंद भोक्ता, वो भी दूसरी पार्टी से आए हुए थे। तो बिल्कुल। ये तो की अपनी कमजोरी थी कि उसको टिकट मिली, लोग नहीं जीते। अब 2 सीटें हुँ, लोकसभा की वहां भी चाहिए। आप पूर्णिया सीट जो जिसको कांग्रेस ने इतने इतने दिन मेहनत करके और पप्पू यादव को शामिल करके और जीतने लायक सीट बनाई, वहां आप खेल बिगाड़ने पहुंच गए बीमा भारती को लेकर के, आप कटिहार में खेल बिगाड़ रहे हैं। तो ये जी, अविश्वास का जो माहौल है जो लालू यादव ने पैदा किया है अपने इंडिया ब्लॉक के भीतर, उसको ठीक करना चाहिए उनको। उनकी छवि अच्छी है, उनके बारे में लोग मानते हैं, पूरे देश में लोग मानते हैं कि वो बीजेपी से लड़ने वाले गिने चुने योद्धाओं में से हैं। वो जी, साहसी आदमी है, जेल जाने का जोखिम लेकर के भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये सब उनकी अच्छी इमेज है। अब इंडिया ब्लॉक की गाड़ी डिरेल ना करें, नहीं तो पूरे उनके बेटे की पॉलिटिक्स भी खराब हो। एक बार जी। लोगों का यकीन या मतदाताओं का भी या कांग्रेस का भी, दूसरे लोगों का भी जो वॉच कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, तो वो आगे के लिए कोई अच्छा भला नहीं होगा उनकी पार्टी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। नहीं देखिए ना, भाई आप 2 बेटियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए रोहिणी आचार्य को आपने लैंड करा दिया। मीसा भारती तो राज्यसभा की सदस्य हैं ना, फिर भी आप चुनाव लड़ा रहे हैं। जीत जाएँगी तो राज्यसभा की वो सीट एनडीए के खाते में जाएगी। तो ये नुकसान। और मैंने ये कहा कि देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस भले सिंबल ना दे पप्पू यादव को, लेकिन कांग्रेस पीछे खड़ी है। लेकिन चलिए देखिए अजीत शर्मा का टिकट कन्फर्म हो गया भागलपुर से। ये बड़ी बात हुई। पहले कहा जा रहा था कि नहीं, जो बात लटक गई थी कि नहीं यह पिछड़े की सीट है, यहाँ परवीन कुशवाहा की चर्चा होने लगी थी, कन्हैया कुमार की चर्चा होने लगी थी। कन्हैया कुमार को कांग्रेस लड़ाना चाहती है, लेकिन अब सीट बचती कहाँ है? क्या महाराजगंज में कोई खेला होगा? क्योंकि महाराजगंज में भूमियार ही लड़ाना है, यह लालू यादव ने सलाह दी है कांग्रेस को। तो लालू यादव की सलाह मानी जा रही है, भूमियार खोजे जा रहे हैं, सबसे मजबूत पहलवान कौन होगा जो महाराजगंज लड़ेगा। तो अजीत शर्मा का टिकट कंफर्म। भागलपुर का सीन क्या देख रहे हैं? देखिए, हमने उस दिन भी बातचीत में चर्चा में कहा था कि वो भागलपुर शहर की सीट जीत रहे हैं 3 बार से, और जी, बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने जो वहां काम किया है, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि बहुत कड़ी टक्कर देंगे अजीत शर्मा। क्योंकि जी, अजीत शर्मा जो है वो सिर्फ अपने कास्ट के लाइन पर नहीं, वो शहर हुँ, में जहां वोट नहीं है उनकी जाति का, वहां से लगातार जीत रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं। जबकि शहरी सीटों पर आमतौर पर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मजबूत होती है। बिल्कुल, जहां शहर की हुँ, सीट है, मध्य वर्ग आपकी आबादी है, नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, वहां आमतौर पर बीजेपी जीतती है, उसको मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जी, अजीत शर्मा जीत रहे हैं, वहां बीजेपी को हरा रहे हैं भागलपुर में। तो इसका मतलब है कि वो शहर की सीट पर भी उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है। दूसरे जो उनकी कास्ट का वोट है, वो नाथनगर और बिहपुर हमको बताया लोगों ने, इसलिए हम चूंकि जी, वहां के बीजेपी के ही एक बड़े जानकार नेता ने हमको बताया, तो ये हुँ, वोट है उनके पास। वो लड़ाई तो अच्छी करेंगे, वो इसमें कोई संदेह नहीं है। और लड़ाई, अगर वो कुछ वोट काटते हैं बीजेपी का, अपनी जाति का ही वोट काटते हैं, अगर
लोकसभा में, तो उसका दोहरा नुकसान होगा, क्योंकि वो कोर वोट काटेंगे बीजेपी का, जो एकदम जिसको गिना हुआ होता था, जिसको मान लिया जाता था कि ये 100% वोट हमको मिलेगा, वो वोट जी। तोड़ेंगे। तो उसका हुँ, दोहरा नुकसान बीजेपी को होगा। तो और हुँ, उनके साथ प्रबंधन है, और वो साधन संपन्न आदमी है, और प्रबंधन भी उनका ठीक है, चुनाव लड़ने का उनको तरीका आता है, तो वो एक टक्कर देंगे, अच्छी टक्कर देंगे। और देखिए, ये भूमिहार हम लोग पहले एक दिन चर्चा कर रहे थे, तो हम दोनों इस बात पर अभी भी हम इस बात को लेकर जी, के हमको हैरानी ही है कि 9 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को मिल रही है, माफ करिएगा, उसमें से 2 भूमिहार लड़ाए। जी, लेकिन ये बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं होगी लड़ाई तो। देखिए, 17 में से हुँ, 5 राजपूत बीजेपी ने लड़ाया ही। हुँ, तो 17 में से 5 राजपूत जब बीजेपी ने पिछली बार ही लड़ाया था, हुँ, तो हुँ, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि आप 9 में से 2 लड़ा दीजिए। और ये देखिए, अभी जी, 3 राज्यों में जहां भूमिहार आबादी है, तीनों राज्यों में कांग्रेस के अध्यक्ष भूमिहार है। बिहार बिल्कुल। में भी, झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश प्रसाद सिंह, जी, राजेश ठाकुर और अजय राय। तो जब ये जी, प्रयोग किया हुआ है, और ये डेलिबरेट है, मतलब ये योजना के तहत कांग्रेस ने ये प्रयोग किया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर अस्मिता की और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में अगर कुछ भी भूमिहार का वोट तोड़ते हैं बीजेपी से, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, बड़ा झटका होगा, ये दोहरा नुकसान होगा। जो भी वोट कटेगा, 10%, 20%, 30%, जितना भी वोट अगर इस लीडरशिप के नाम पर कटे, अगर आकर जी, के अखिलेश प्रसाद सिंह भी, और झारखंड से आकर के राजेश ठाकुर भी, अगर ये सब लोग प्रचार करते हैं, वहां आते हैं और एकजुटता दिखाते हैं, 2 सीटों पर एक अपनी पहचान है, जो कन्हैया कुमार की बात अगर हो रही है, उनकी अपनी बिल्कुल। पहचान है, लोग आइडेंटिफाई हुँ, करते हैं उनके साथ अपने को। और पिछले 15 साल, 14 साल की राजनीति में अजीत शर्मा के साथ भी समाज अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अगर जी, वो लोग भी वोट काटते हैं, अगर वो आ जाते हैं, और उनके साथ आरजेडी कांग्रेस का जो समीकरण का वोट है वो जाता है, जो इक्वेशनल वोट है, तो फिर बड़ी उलटफेर की संभावना है। अगर वोट कटती है, बीजेपी की वोट कटता है और इक्वेशनल वोट आ जाता है साथ में, तो अपने कई कारणों से ऐसा लग रहा है कि अजीत शर्मा को की टिकट होने से भागलपुर सीट पर लड़ाई हो जाएगी, और अगर महाराजगंज सीट पर भी होता है, तो वहां भी लड़ाई हो जाएगी। चलिए तो लड़ाई हो जाएगी। देखिए बिहार की प्रयोगशाला में कई तरीके के रसायन पक रहे हैं, बन रहे हैं और इन रसायनों को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।